प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टर। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एक्ट आइन से मुताबिकत करार। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए। बेंच बनाने सो मोटो इख्तियारात सीनियर जजेस की कमेटी को मुंतकिल। क्या आज के फैसले से नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फायदा पहुंचेगा? अहम फैसले के तमाम नुकात पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी न आने से मुतालिक तमाम की आसाराइयां दम तोड़ गईं। 4 साल बाद नवाज शरीफ ने लंदन को खैर बात कह दिया। पाकिस्तान के लिए सफर शुरू। सऊदी अरब में 10 रोजा क़याम के बाद दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर कौन से कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान का मशीन रीडेबल पासपोर्ट 2027 तक खत्म। ई पासपोर्ट के इजरा का फैसला कर लिया। नादरा की नाअहली 1,86,000 गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने की तादाद में गैर मामूली इजाफा। सेनेट दाखिला कमेटी में बड़े बड़े इंकशाफात। दूसरी जानिब सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने कब्जा कर लिया। आला कानून साज इदारा सेनेट के अरकान भी लुट गए। डीजी सिविल एविएशन ने पायलट्स को निकालने का अमल दुरुस्त करार दे दिया। सेनेट एविएशन कमेटी और सेनेट दाखिला कमेटी में आज क्या कुछ हुआ, इसका आंखों देखा अहवाल जानेंगे रऊफ क्लास्टर की जुबानी। और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान रहनुमा इस्तेकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। वालेकुम बीबी। खाकवानी साहब, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये फैसला है, अहम तरीन ये फैसला है। और 10-5 का ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? आप बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम मामलात को समझते हैं और इनके बैकग्राउंड को समझते हैं। जी बीबी, मैं आपकी मेहरबानी है कि मुझे आपने इस मसले पे मुझे मेरे ओपिनियन सर, क्योंकि पनामा केस के आप मुद्दई थे, आपने तैयार किया था, इसलिए सर आई एम सॉरी। मैं वकील हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और मगर आपकी मेहरबानी है। खाकवानी साहब, मैं सारी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं सारी आपकी बात कर रहा हूँ। वो रबिया ने थोड़ी सी पूरी बैकग्राउंड दे देती ना, ताकि आप ये ना कह सकते। ये पनामा की सारी पटिशन आपने तैयार की। खान साहब को तैयार आपने किया। खान साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते पनामा के बाद। आपने बैठ के सारी चीज़ें इकट्ठी करके सारा केस लड़ा और नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कराने के बाद आज कहते हैं मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक है, मेरा सियासत से, मेरा वकालत से क्या लेना है। ये सर जी की बात बनी नहीं है। वैसे इमरान खान इसके खिलाफ नहीं थे पनामा केस में जाने के। ये आपको थोड़ी सी इस्लाह करनी चाहिए। उनके 2-3 साथी थे जो एक अपना डिफरेंट ओपिनियन रखते थे। उन लोगों ने कहा था कि जी वहां जाने से पीटीआई को नुकसान होगा। तो उसमें हम चंद हजरात थे जिनके पास कुछ मवाद था। वो खान साहब को जब दिखाया गया तो वो मान गए और उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे इस पनामा के। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे मैं इंजीनियर हूँ, मेरा क्या काम है सियासत से, वकालत से। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा था। सारे फड्डे आपके लिए। ये एक केस नहीं है। पहले लाहौर का गोल्फ कोर्स वाला जो रेलवे वाला था, वो केस आप यहाँ पे लेकर आए थे। पूरी की पूरी अलॉटमेंट है वहाँ पे, वो जो एग्रीमेंट थे वो आपने कैंसिल कर। आप तो सारी उम्र अदालतों में कैसे लड़ते रहे हैं सर? और दूसरी बात है खाकवानी साहब, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, तो आप कानून साजी का डायरेक्टली हिस्सा रहे हैं। ये मेरा शौक है जो मैं ये काम करता हूँ। और आपकी मेहरबानी है, मेरी शौक को आप अच्छी तरीके से हवा देते रहते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू। मगर मेरा ये शौक है कि इस्लाह कराना, कहीं किसी से जायज बात पे झगड़ा करना, वो मेरा दिल है, मेरी तबीयत इस्लाह की है। अच्छा, इस फैसले पे कमेंट कीजिएगा खाकवानी साहब। अब मेरे ख्याल से एस्टैब्लिश हो गया कि आपका रिश्ता क्या है इस फैसले से। जी हाँ, मैं अर्ज करूं कि आज का जो फैसला है ना, अगर आप इसको देखें डिस्पैशनेटली, बगैर किसी बायस के, तो ये आज अच्छा फैसला किया गया है। और इसकी जो है ना 10 और 5 की लोगों की उसके मुखालफत, और 10 आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज आउट ऑफ 15 अगर आपके साथ इस चीज पे खड़े हो गए हैं कि यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। और उन्होंने एक पुरानी रिवायात जो बनी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरह का पिछले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसके साथ करते रहे हैं कि वो वहां पर अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी से केसेस को लेते हैं और फिर उस पर फैसला करते हैं। और फिर फैसले की
जो अपना रिव्यू है वो भी खुद सुनते हैं। तो इसके अंदर सारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो वकला हजरात है उनका एक बड़ा इसमें किरदार है। उन लोगों ने इस चीज को बुरा मनाया और वो जजेस के इस रवैये से जो चंद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं पहले, उनके खिलाफ एक ये लोगों में तासुर हुआ कि अपने मर्जी के बेंचेस और अपने मुताबिकत, जहनी मुताबिकत रखने वाले बंदों को अपने साथ बिठाते हैं। और ये जो 17 बंदे वैसे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस, उनमें से आजकल 15 हैं, मगर ये 15 आदमी में से भी वो अपनी मर्जी से 2-3 बंदों के साथ मिला के और नुकसान पहुंचाते रहे हैं लोगों को। और उसमें एक सबसे बड़ी आज की जो बात है ना, आपको ये देखना चाहिए कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को अपने निशाने पे रखा है। इसमें किसी इतने आदमी जितने भी नुकसान करते रहे हैं और किसी एक आदमी को आज तक उन्हें लाइफ पनिशमेंट नहीं दी सिवाय सियासतदान को। और उस सियासतदान को क्या सजा है कि उसने गलत बयानी की, मतलब गलत बयानी का दूसरा लफ्ज है झूठ बोला इलेक्शन कमीशन के सामने या रिटर्निंग अफसर के सामने, अपनी जायदाद पूरी नहीं दिखाई, और उसकी सजा सिर्फ सियासतदानों को उन्होंने, और वो भी सिलेक्टिव तरीके से। मसलन एक जस्टिस चीमा साहब थे अपना वजीराबाद के, वहां वो इलेक्शन में अपनी बेगम साहबा का कागज अपना प्रॉपर्टी का देना भूल गए या जान के नहीं दिया, तो उन्होंने कहा नहीं इनको तो कोई नहीं सजा मिलनी चाहिए, आज जाए ये इलेक्शन जीत गए, इनको कहते हैं कि जाके दोबारा इलेक्शन लड़े। मतलब है कि कोई हाल नहीं। कई लोगों को सजा दे दी फॉर लाइफ, किसी को सजा दे दी 2 साल के लिए, किसी को सजा दे दी कि आपकी डिग्री जाली है, किसी का क्या। और सिर्फ और इसमें निशाना जो है वो सिर्फ सियासतदानों पर है। किसी जज को सजा नहीं मिली, किसी ब्यूरोक्रेट को सजा नहीं मिली, किसी फौजी को सजा नहीं मिली, किसी आदमी को पब्लिक के अंदर से जितने भी दर्जे के लोग हैं, किसी को आज तक लाइफ सेंटेंस तो कुरान शरीफ में भी नहीं है सर। वहां पर भी आप माफी मांग ले तो आपको अल्लाह ताला माफ कर देता, मगर जज नहीं माफ करते। मतलब किस किस्म की ये इंसाफ है लोगों के साथ। आप खड़े होकर एक चीज मानते हैं और लोग आदमी मान लेता है, उसको 2 साल की सजा दे दी, किसी को 4 साल की दे दी, किसी को लाइफ की दे दी। मतलब इसके अंदर 7-8 किस्म की कैटेगरीज हैं इस वक्त जो लोग इस हिट में आए हैं। और सिर्फ अपना सियासतदान, ये बहुत बहुत बड़ी ज्यादती है कि ये अपने बैठकर ऐसे फैसले करें जिसमें नाइंसाफी साफ तौर पे नजर आए। और आज जो वहां पर जो 3-4 जगहों पे आज बड़ा अच्छा काम हुआ है कि उन्होंने पार्लियामेंट को इज्जत दी है। और ये चीफ जस्टिस साहब का कमाल है कि उसने बार बार कहा कि आप हजरात इस पार्लियामेंट की इज्जत करें और आपस में 2 इदारों को आपस में न लड़ने दें, बार बार कहा उन्होंने। और ये काजी फैज ईसा साहब का जो भी आप कहें, आज उन्होंने सुरखरू हुए और उनके साथ 10 आदमी खड़े हो गए इकट्ठे। उनके बावजूद आज मैंने तो समझता ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है जिसमें लोगों को एक अच्छी राह दिखा गई है। साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सर इस जजमेंट को। मेरे 2 सवाल आते हैं सर आपसे जनाब। एक तो ये है कि आप लग रहे हैं कि जुडिशरी से, चले माजी की जुडिशरी से ही, आप उनसे थोड़े से इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे कि उन्होंने सिर्फ सियासतदानों को हिट किया और किसी को नहीं किया। 2 केसेस आपके बड़े केसेस थे, मैं तो खुद उनमें 1-2 दफ़ा तो मुझे भी आपने गवाह के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया था, सुबह सवेरे सोया हुआ था तो वहाँ से आपके मुझे फ़ोन है कि हजूर तशरीफ लें, सुप्रीम कोर्ट आपको तलब कर रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में वो जो मैंने स्टोरी स्कैंडल वो ब्रेक किया था, रॉयल गॉफ वाला, रेलवे वाला, लाहौर वाला, 2 बड़े केसेस आप लेकर गए, अदालत ने आपके उन ये पिटीशन को अपहेल्ड किया, आपको सच्चा साबित किया, एक्शन लिया। जो आप समझते थे कि ज्यादतियां हो रही, उन केसेस में फौजी थे, वो जो रेलवे गॉल्फ कोर्स वाले थे, 3 बड़े जर्नल थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब के करीबी थे, उन पे बाद में नैब के केसेस बने, उन्होंने पेशियां भुगती, वो आपको सारा कुछ पता है। सो वो केस भी आपकी फेवर में हुआ था। आप कह रहे थे कि जर्नल्स वगैरह को नहीं हुई, तो आपके केस में हुई है रेलवे गॉल्फ कोर्स नंबर 1। दूसरा पनामा वाला केस कितना बड़ा केस था जिसमें आप सारे लोग थे, जिससे नवाज शरीफ साहब हैं, आपने भी तो नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम लग रहे थे कि उस पे जिस पे जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा, इन्होंने पहले इनिशियल जो अपना इन्होंने डिसेंट वोट दिया था
कि जनाब इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने गलत बयानी की है। तो सर ये तो आपने उन पर इल्ज़ामात लगाए थे कि गलत बयानी वाले के इन्होंने गलत बयानी की हैं और इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए, फॉर लाइफ होनी चाहिए। ये तो उस वक्त ये खान साहब भी कहते थे, आप भी कहते थे सर। नहीं, मैं अर्ज करूं, हमने जो केस किया था वो पनामा के जो केसेस में जो इनके खिलाफ सबूत पेश किए गए थे, हमने उन सबूतों की बुनियाद पर वहां केस किया। उसके अंदर कोई इस किस्म की जाती नाराजगी या बात नहीं थी। ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये सारा कुछ ढूंढा और उन्होंने ढूंढ के अपने आप के यहाँ पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में उन्होंने बड़े बड़े नामवर क्या कहते हैं अखबार के नुमाइंदों को अपना नॉमिनेट किया। उन लोगों ने यहाँ पर सारे कागजात दिखाए, उसकी बुनियाद पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको आइडेंटिफाई किया। किसी को ये नहीं कहा कि अगर आइडेंटिफाई के बाद उसकी जो भी सजा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक कागज अगर किसी ने झूठा भी जमा करा दिया है, अगर किसी ने वहां गलत बयानी भी कर दी है, क्या उसको सजा फॉर लाइफ सर आपने अच्छा चले इस पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 3 स्टांसेस दिए सुप्रीम, उन्होंने आपको याद होगा कौम से खिताब में उन्होंने कुछ और बातें की, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया कुछ और का, सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न कुछ और। 3 बयान थे एक प्रॉपर्टी के हवाले से। चले उसको हम एक साइड पर रखते हैं। आपने कहा कि जर्नल्स को कभी कोई सजा नहीं हुई, कभी पनिश। आपकी पिटीशन में सर रेलवे, रॉयल पाम, ये गोल्फ कोर्स के केस में 3 बड़े बड़े जर्नल जो हैं आपकी पिटीशन में उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिए सर। ऑर्डर तो देती उनमें से उन लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट थी जो मैंने जाहिर की और उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए। एक आदमी को सजा नहीं हुई सर। नैब में तो कहे ना, बस सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया ना सर। नहीं हुआ ना जनाब। देखिए ना, मैं तो ताकतवर लोगों की पूरी ओवरऑल चीज बता रहा हूं कि आपने इस बंदे को तो कह दिया आज के फैसले में 7 और 8 का जो फैसला हुआ कि फलाने को आप सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। आज फैसला हुआ है ना जनाब, तो उसको सजा मिल गई ना जनाब। अच्छा सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमने 2-3 और सवाल आज पूछने खान साहब। मेरी गुजारिश सुन रहे ना, इनके 8 और 7 का जो आज का फैसला है सिर्फ 1 वोट का फर्क पड़ा, मगर उनको सजा कुछ नहीं हुई। जो मैं कह रहा था जिन लोगों को जिनको सजा मिलनी चाहिए थी, जो अरबों रुपए के केसेस थे, उनमें से तो एक आदमी को 1 दिन के लिए भी सजा नहीं मिली। अच्छा सर थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, क्योंकि हमने कुछ और भी 2-3 सवाल आपसे पूछने हैं। ये चीज मान तो जाए ना जनाब। सर मैं मान लेता हूँ, हमने आपसे दोबारा भी लेना है। मैं कोई इतना बेवकूफ थोड़ा हूँ कि आपके साथ मैं मत्था सिंह नहीं, मैं ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूं। ठीक होगा सर, आई एग्री। सजा मिली है, ठीक होगा सर। यार कलासरा साहब, क्या सारी जिंदगी के लिए एक आदमी को आप सजा दे दें? मतलब आप मर्डर केस में भी नहीं देते सारी उम्र के लिए सजा। मैं इस पे बहस में फिर किसी वक्त करूंगा आपसे मैं, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ और 2-4 सवाल मेरे रहते हैं और रबिया के पास भी हैं। इस पे जरूर कर आई है मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू में इस पे बाद में हम बहस कर लेंगे, जरूर करेंगे। आपको हम कभी पकड़ लेते होते हैं सर। इस वक्त खान साहब जो हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, खान साहब साफ ज़ाहिर है उनका साइफर में आ रहा है कि 14 साल प्लस शाहबुद कुरैशी साहब आपके दोस्त पुराने, वो भी उसी में फंसे हुए हैं, उन पे भी आ रहा है। टॉप की लीडरशिप को अगर 14-14 साल सजा हो जाते, जेल में बैठे हैं, उसके बाद खान साहब जो हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब नहीं कर सके थे टिकट, वो अलाउ नहीं कर सके थे साइन, आपको याद होगा, उनको मना कर दिया गया था, पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था, और फिर बाद में बाकी दीगर लोगों को उन्होंने हवाले कर दिए थे, शहबाज शरीफ वगैरह। अब खान साहब के पास आप क्या ऑप्शन देखते हैं कि अगर उनको इसी तरह सजा होती है जो कि लग रहा है, और पार्टी चेयरमैन के ओहदे से भी उनको रोक दिया जाता है, वो कल को टिकट भी इशू नहीं कर सकते, उम्मीदवार को भी वो खड़ा नहीं कर सकते, क्या ऑप्शन है? आपका ख्याल है उनको सियासत छोड़नी चाहिए? आपका ख्याल है उनको इलेक्शन बैकआउट करने चाहिए, या आप समझते हैं उनको अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहिए, जैसे कभी भुट्टो साहब ने किया या कभी नवाज शरीफ साहब ने किया? डू यू थिंक इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी खान साहब को सूट करती है? मैं अर्ज करूं, एक तो मेरा इस वक्त पिछले 2 साल 3 साल से, बल्कि 2018 से अब तक मेरा कोई उनसे न राब्ता है, न मैं उन्होंने जो भी ज्यादती की वो अल्लाह उनको माफ करे, और हमारी भी जान छूट गई। हम भी उनके साथ बड़ा 10 साल काम किया और दिन रात एक करके हमने मेहनत करके जो भी किया, अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पे पहुंचाया जो वो पिछले 25 साल 26 साल कहते हैं ना मैंने काम किया, तो 26 साल में उन्होंने 2018 तक तो कुछ नहीं किया था ना,
सन 96 से लेकर 2018 तक क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है या क्या चीज उनको मिली। 2018 में मिला ना सारा कुछ, तो उन्होंने वो भी गंवा दिया। चलो वो उनकी किस्मत है, जो जाने उनका काम जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को जो आप लोग हजरात जानते हैं, जो दुनिया जानती है इस वक्त, उन्होंने किसी आदमी का बात नहीं माननी, जो मर्जी कर रहे हैं। जितनी आप उनको तकलीफें पहुंचा दें वो और उस पर अपना ज़हनी तौर पे वो उस पर कारबंद रहेंगे जो उनके जहन में है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इलेक्शन के आपके रिजल्ट को मानना ही नहीं है। जितनी मर्जी शफाफ तरीके से करा ले या गैर शफाफ तरीके से करा ले, उन्होंने 2024 में अगर इलेक्शन हुआ तो वो उसको उन्होंने किसी सूरत में मानना ही नहीं है। अगर वो इलेक्शन को नहीं मानते तो वो जो भी मौका मिलेगा जब हुकूमत बनेगी, और वो जो भी हुकूमत बनेगी वो भी उसकी कोई मुस्तनद किस्म की हुकूमत नहीं बनेगी, वो भी मिली जुली ऐसी कन्फिगरेशन बनाई जाएगी कि चलो ये हुकूमत बन गई है, चल रहा है। उसको उन्होंने हर वक्त उसको डिसलॉज करने के लिए जो भी उनसे हो सका वो करेंगे, और उनका वोट बैंक भी है, उनके लोग भी हैं, और लोग जरा मतलब इस वक्त तो किनारा कश हो गए हैं, मगर अगर हालात कुछ तब्दील हुए तो शायद ये हजरात जितने भी इधर उधर इस वक्त छुपे हुए हैं या जिन्होंने अपने अपने उनसे नाताल्लुकी जाहिर की है, वो वापस आ जाएंगे। क्योंकि वो ये इनका आपस में रिश्ता जो है लाजिम मलजूम का है। ये आपस में ये लोग वैसे भी उनके साथ आए थे और ये इनके साथ इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। आप उनके साथ जो मर्जी कर लें, ये छुप जाएंगे और पीछे हट जाएंगे, इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे तो इमरान खान साहब अपने बंदों के बारे में जो कह देंगे ना कि फलां मेरा कैंडिडेट है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद पता लग जाएगा कि उनका कैंडिडेट कौन है। वैसे खाकवानी साहब, अभी भी अगर चेयरमैन पीटीआई को एहसास नहीं होता अपनी गलतियों का, क्लास साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि इंसान जब इस तरह आइसोलेशन में होता है तो वो रियलाइज करता है और क्रिटिकली रियलाइज करता है, तो अभी भी अगर उन्हें नहीं अंदाजा होता कि जिस पार्लियामेंट को उन्होंने बेतौकीर समझा उसी पार्लियामेंट ने उनको चेकमेट कर दिया है, तो ये बड़ा एक हैरत की बात होगी। अच्छा, आप ये बिल्कुल है, वो बहुत ये इससे भी ज्यादा हैरान को काम करने के लिए तैयार है। अच्छा सर, बात ये भी आ रही थी, सपोजली मैंने कोई मिसालें जैसे 2-3 दी हैं कि बेनजीर भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी भी 10 साल के लिए ज़ेर ताब आई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल रस्ते ढूंढे, बेनजीर भुट्टो को आगे किया। नवाज शरीफ साहब 99 से लेकर 2013 में वापस है, वो भी 10-12 साल इसी उसमें ग्रिलिंग का शिकार हुए, वो हमारे सामने है। तो खान साहब वो रूट नहीं ले सकते कि वक्ती तौर पर किसी को, जैसे हामिद खान साहब हैं सपोजली, बड़ा नाम है, वकील भी हैं, उनका क्लाउड भी है, उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता, केसेस भी नहीं है कि वक्ती तौर पर वो पार्टी को आगे कर दें। या आप वाली बात के अपनी भगवान है कि मैं हूँ तो हूँ, नहीं तो और कोई पार्टी में कोई बंदा नहीं आ सकता, बेशक मैं जेल में हूँ, कहीं बैठा हूँ। तो लगता है कोई इनकी पार्टी के अंदर में से पीपल लाइक हामिद खान और भी कोई हो सकते हैं कोई जिनको आगे करें कि आप वक्ती तौर पर पार्टी चलाएं जब तक मैं जेल में हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ना वो इनमें से किसी को अपना ये असासा समझते हैं जो उन्होंने 26 साल मेहनत करके असासा बनाया है, तो ये उनका जाती असासा है, ये किसी को भी नहीं देने के लिए तैयार। ना पास ऑन 10 नवाज शरीफ अपना 10 जो अपना क्या नाम है इसका शाह महमूद इकट्ठे हो जाए 10 और ये हामिद खान साहब 10 बंदे बन जाएं, इनको किसी एक को कुछ भी नहीं देगा। वो सारा कुछ कंट्रोल उनके अपने हाथ में है। और अब तक जो हो रहा है वो अपनी बेगम साहब को वो कुछ अपने साथ शामिल हाल रखें तो कोई बड़ी बात नहीं। भुट्टो साहब ने भी तो नुसरत भुट्टो को सर के लिए तैयार है, क्योंकि वो इन सबको अच्छा नहीं कोई खास समझते। वो अपना अलवी साहब बहुत अच्छे आदमी थे और उनके साथ बड़ा अरसा उन्होंने काम किया, मगर अलवी साहब को उनसे तुमको गिले हैं, बहन से क्या कहलवा दिया। आपने देखा कि अलवी साहब सदर पाकिस्तान है और उनकी हमशीरा साहबा ने उनके बारे में क्या कह दिया। तो वो इस किस्म की अलवी साहब भी तो खुफिया मुलाकातें करवाते सर, अलवी साहब भी तो अपने मैंडेट से ऊपर जाके ऐवान सदर में आर्मी चीफ की और खान साहब की खुफिया मुलाकातें कराते रहे, वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन लीगल काम नहीं था। कोशिश की होगी ना कि किसी तरह कोई सुलह सफाई हो जाए, कोई चीज हो जाए। आफ्टर ऑल उनका वक्त तो गुजरा है ना जनाब पीटीआई में। अच्छा सर, एक और बताइएगा, आपने पीटीआई के से फायदा भी तो उठाया ना जनाब उन्होंने, सदर पाकिस्तान बनना कोई मजाक तो नहीं ना जनाब। अच्छा सर, आपको याद होगा भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी जो नुसरत भुट्टो साहब के हवाले कर दी थी, वो भी वो चलाती रही थी।
और उसके बाद कलसूम नवाज साहबा जो हैं वो भी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे उसमें 99 की उस कू के बाद जब वो पकड़े गए थे तो वो उसके बाद मुझे याद है वो जो थी उनकी बेगम साहब कलसूम साहबा थी वो भी पार्टी चलाती रही। तो इसमें क्या हर्ज है अगर बुशरा बेगम साहबा खान साहब उनको कहें आप जाएं और पार्टी चलाएं? ये भुट्टो साहब की मिसाल है, नवाज शरीफ की है। मैंने तो जितने भी आपके साथी पीटीआई में हमारे साथ वाकिफ हैं या जो कुछ है, मैंने किसी और का नाम नहीं लिया। मैंने तो कहा कि उनकी बेगम साहब का मैंने कहा है आपको कि वो हो सकती हैं, मगर बाकी किसी का जो आप नाम ले रहे थे ना, हामिद खान का, शाह महमूद, अलिफ, इनमें से किसी नहीं। मैंने तो आपको पहले कहा है कि उनकी अगर बेगम साहब का अगर उन्होंने सोचा तो शायद मैं कह रहा हूँ अभी भी, या शायद उस्मान बुज़दार भी हो सकते हैं, सब चीजें अपने पास रखेंगे, सब चीजें, ठीक है, सब फैसले उन्होंने अपने पास रखने हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट एविएशन कमेटी और सेनेट की दाखिला कमेटी दोनों का आज कमेटीज का ये सेशन हुआ, लेकिन जो इसमें एविएशन कमेटी है उसमें क्या हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर सलीम मानवीवाला। ब्रेक के बाद क्लासेस साहब भी उस कमेटी में मौजूद थे। डीजी सिविल एविएशन ने पायलट्स के निकालने के अमल को किस तरह से लिया, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन दी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्लास साहब जी, थैंक यू वेरी मच सर। आज कमेटी का इजलास था एविएशन का, वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा। पीएए भी उस पे वो शामिल थी, उसकी वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो इश्यूज हैं सारे वो भी आपकी आज बड़ी इंतहा हीटेड, बल्कि मैंने पहली दफ़ा आपको लेट मी एडमिट इट, इतने बरसों से मैं आपकी, मेरा ख्याल 2013-14 से मैं ऑनवर्ड आपकी कमेटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को, और आपको डिफरेंट कैपेसिटीज़ में आपको पहली दफ़ा मैंने देखा है, वो क्या करना चाहिए, टू लूज टेम्पर, गुस्से में देखा है, एजिटेटेड देखा है, अच्छे खासे एक उसमें देखा है। सर व्हाट हैपेंड इन कमेटी के टुडे यू लॉस्ट टेम्पर सर? सर सब देखें, एक तो मैं आपको बताऊं, ये पायलट्स का जो इशू है ये शुरू हुआ सरवर साहब जब मिनिस्टर थे पीटीआई के टाइम पे जी, और सारे पायलट्स का, पूरी एविएशन सेक्टर का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले मुझे ये फीलिंग थी कि शायद ये मिनिस्टर की वजह से हुआ है जी, बट आज जो आपने मीटिंग में देखा उससे मुझे अब रियलाइज हुआ कि सिविल एविएशन भी इसका इतना ही जिम्मेदार है जितना कि वो मिनिस्टर था, क्योंकि वो मिनिस्टर में कैपेबिलिटी नहीं थी इस इशू को समझने की, और उसको बताया सिविल एविएशन ने और उसको गाइड किया, और उसने जाके इन हिज कैपेसिटी जाके पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दे दिया, और उससे पूरी पाकिस्तान की एविएशन, पूरा पाकिस्तान का सिविल एविएशन, सारा कुछ तबाह हो गया, और पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, और ना हम यूरोप फ्लाई कर सकते हैं, ना हम कहीं और फ्लाई कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ एक रीजनल एयरलाइन के हद तक रह गए। तो सर आपकी जो उनसे वो हो रही थी, वो डीजी एविएशन साहब जो थे, यूजुअली मैंने देखा है कि जो ऑफिसर्स आते हैं दे शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द सेनेटर्स चेयर। आज वो बड़े डिफाइंड मूड में थे और आपने उनको क्वेश्चन भी डाले, बात भी की, बट ही वाज, जो मुझे मेरे लिए थोड़ी सी 2-4 चीज़ें हैरान कन थी। मैंने इस तरह का रवैया माजी में नहीं देखा कि अफसरान हैं, डीजी एविएशन है, सेक्रेटरीज हैं, कि वो इतना वो कन्फ्रंट करें और इतना आगे से वो जवाबात दें जैसे उन्होंने कहा आपको। मतलब मेरे लिए हैरान कन थी कि अब तक तो लोग कहते थे, सरवर खान साहब को ब्लेम करते थे जी, खान साहब के दौर में उन्होंने कहा था कि पायलट के लाइसेंस से जैली हैं, बला बला। आज उन्होंने तो एंडोर्स कर दिया है उनको, सरवर खान साहब को, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा जनाब कि जिन लोगों पे अगेन जिनके लाइसेंसेस कैंसिल किए गए थे, जिन पे FIR की थी वो बिल्कुल ठीक थी, सारा वो जैली काम था, गलत कर रहे थे, हमने ठीक किया। आपने उनको कहा जी कि उस पर अदालत का हुक्म है कि आप इनको बहाल करें, FIR ख़त्म करें। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता। आपने कहा जी मैं आपको तौहीन अदालत में, उन्होंने कहा जाएँ आप उस अदालत में चले जाएँ, करवा लें। वाई वाज ही सो, मतलब मेरे लिए थोड़ी सी हैरान कन बात थी। वो अदालत को भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने कहा जाएँ। उन्होंने आपको भी कहा कि इन कैमरा या आप ब्रीफिंग कर लें, कुछ लीगल इश्यूज़ हैं, तो वो अदालत को नहीं मान रहे थे, वो सेनेटर्स की बात नहीं सुन रहे थे। वाई वाज ही सो कॉन्फिडेंट? क्या इनका बैकग्राउंड है सर हमारे डीजी साहब का? बेसिकली ही हेल्स फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड। अच्छा। और मैं आपको ये बताऊं कि वो सरासर झूठ बोल रहे थे, और इनको समझ नहीं आ रही कि हर चीज जो ये बात करते हैं कमेटी में वो रिकॉर्ड होती है जी, और इनका स्टेटमेंट, हम जो कमेटी सब कमेटी बनी थी,
वो इनके स्टेटमेंट पे बनी थी, जब इन्होंने कहा कि मेरे लिए जी बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर एफआईआर किसी के खिलाफ हो तो मैं उसको लाइसेंस इशू नहीं कर सकता। तो हमने कहा जी अगर यही बात है तो हम कोशिश करके पायलट्स की एफआईआर खत्म करवाएंगे, और उन्होंने कहा जी जिस दिन खत्म हो जाएगी मैं नेक्स्ट डे इनके लाइसेंस और ये इन्होंने सेनेट कमेटी में कहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किसको झूठ बोल रहे हैं, किसके सामने ये बातें कर रहे हैं। और इसका जो अंजाम है ना, मैं आपको बता दूं कि सिविल एविएशन की तबाही है, और सिविल एविएशन इतनी बुरी तरह एक्सपोज होगी कि इनको समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज हिट अस। और मैं तो अब कन्विंस्ड हूं कि ये पायलट्स को भी जो टारगेट किया है ये इसी डीजी ने किया है, सरवर साहब ने नहीं किया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि डीजी साहब या सिविल एविएशन की तरफ से ये रिपोर्ट्स इनको दी गई थी कि ये पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं इनकी डिग्रियां ठीक नहीं है, जाली डिग्रियां हैं, या इन्होंने 2 नंबरी की हुई है, और उन्होंने वो रिपोर्ट भेजी गुलाम सरवर खान साहब को, और सरवर खान साहब उसको कैबिनेट में लेकर गए। वहाँ पे इमरान खान साहब और पूरी कैबिनेट ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है अगर एविएशन वाले ये कह रहे हैं तो फिर जाएँ, इनको आप बयान दे दे, स्टेटमेंट दे दें, जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ गई है। वो जो बता रहे थे आज कमेटी में कि पूरी सिविल एविएशन की ये आज की मीटिंग के बाद जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही हुआ है। और मैं ये समझता रहा हूं आज तक कि सरवर साहब ये कन्विंस हो गए कि जी ये जाली पायलट हैं, और मैंने कई दफा कहा है पायलट जाली नहीं हो सकता, डॉक्टर जाली हो सकता है, इंजीनियर जाली हो सकता है, कोई और प्रोफेशन में आदमी जाली हो सकता है, पायलट जाली नहीं हो सकता। तो ये जितनी करप्शन हुई, और ये एफआईए के डीजी ने मुझे कहा कि सर ये सारी करप्शन सीए में हुई है, सीए के लोगों ने की है। ये सारी तबाही एविएशन की जो आज आप देख रहे हैं, आज की मीटिंग के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि ये सिविल एविएशन जिम्मेदार है इस तबाही का। सर आज ये भी बताया जा रहा था कि जो वहाँ पे यूरोपियन हमारी डेस्टिनेशन थी उनको पीआईए बैन हुई, पैलेट जो जिन पे इम्पैक्ट आया सिर्फ पीआईए के पैलेट्स पे नहीं आया, पाकिस्तानी पायलट जो बाकी एयरलाइंस में जॉब्स कर रहे थे, बहुत सारी इंटरनेशनल में, गल्फ की थी, दीगर मुल्कों की, उन्होंने भी उनको निकाला। तो वो तो ये इतना बड़ा क्राइसिस हुआ जिस पे बड़ी तनकीद हुई, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पायलट इंडस्ट्री हो, सिविल एविएशन इंडस्ट्री हो। तो आज तो उन्होंने क्लियर कहा है कि जनाब ये सारे लोग इन्वॉल्व थे, झूठे थे, ये तो 2 नंबरियाँ थी, वाकई इनकी डिग्रियाँ भी ठीक नहीं थी, इनके लाइसेंसेस भी ठीक नहीं थे। और उन्होंने कहा स्टैंड बाई इट, उन्होंने आपको भी चैलेंज किया, कमेटी को भी किया, उन्होंने मैं तो खड़ा हूँ, अदालत को भी किया उन्होंने कि जैन जी अदालत में बताने जाके बता दें। ये सब झूठ है, मैं आपको ये बताऊं, इसने आज झूठ बोला है, कमेटी को भी झूठ बोला है, और मैं ये प्रूव करूंगा आपको इन द फ्यूचर मीटिंग कि इसने कितना बड़ा झूठ सेनेट कमेटी के सामने बोला है, एंड दैट डिमांड्स अ प्रिविलेज मोशन टू बी फाइल्ड अगेंस्ट हिम फॉर लाइंग टू द सेनेट कमेटी। नहीं आप और ये सर और फर्दर जी 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 ये जो कुछ सिविल एविएशन ने किया है ये आपके सामने आएगा फ्यूचर में कि इन्होंने कितनी तबाही की है, और ये पायलट्स की तबाही भी इन्होंने की है। ये करप्शन, एग्जाम में की गड़बड़, ये सारी सिविल एविएशन के ऑफिसर्स ने की है, और इन्होंने सारा ब्लेम ये डाल दिया ऑन द पायलट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए, और अपने लोगों को फारिग कर दिया कि आप जाएं घर। तो ये तो एक पूरा सिविल एविएशन ने और कुछ और लोगों ने मिलके एक पूरा, जिसको आप समझ लें, प्लान बनाया पायलट्स को और पाकिस्तान के पायलट्स को और एविएशन को हिट करने का। अच्छा सर, ये एक इस पे क्योंकि आप बता रहे हैं उनका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड है, और हमने देखा भी है कि उन्होंने बड़े एतमाद के साथ उनकी अपनी पोजीशन थी, ये जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, अगेन वी रिस्पेक्टेड, फेयर अनफ, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो उसको करते हैं। आप क्योंकि इस वक्त आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पीआईए के मामलात को भी देख रहे हैं, बड़े कंसर्न भी थे इन्हीं पे, बल्कि आज मीटिंग भी हुई है वहाँ पे, आपको बताया भी गया कि एडवाइज़र साहब इसलिए भी नहीं आ सके, आज की वो मीटिंग थी पीआईए पे, उसकी प्राइवेटाइजेशन वगैरह, फवाद नफाद वगैरह दीगर लोग उसको देख रहे थे। कोई कमेटी या आपको लेटर लिखे थे, आपका अपना एक प्रोफाइल है, फाइनेंस मिनिस्टर आप रहे हैं, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं, सेनेट कमेटी के हेड रहे हैं बड़े अरसे से, और जिस तरह की गुफ्तगू आज हुई है, आर यू गोइंग टू राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ, क्योंकि आप बता रहे हैं उनका बैकग्राउंड जो है, ये तमाम चीज़ें बताते हुए कि जनाब असल चीज़ें तो यहाँ से शुरू हुई हैं, जिसे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री बैठी है, जिससे पायलट हमारे पूरी दुनिया में वो बदनाम हुए हैं, उनको ऑफ लोड किया गया या उनको हटा दिया गया दूसरे लफ्ज़ों में,
कोई इसी पे कोई लेटर लिखेंगे या जो उन्होंने कहा जी जय अदालत में जो बताने बता दें? मुझे इससे सर फर्क नहीं पड़ता। अदालत में तो देखें एफआईआर का इशू है, हमारे पास सेनेट के रूल्स के अंडर हमारे पास प्रोसीजर है अंडर विच वी कैन एक्ट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु लाइज, मिसस्टेट्स टू द कमिटी एंड डज नॉट टेल द ट्रूथ। अच्छा वो सर, तो हम करेंगे ही करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर को भी मैं मिलूंगा, उनको भी मैं बताऊंगा, एडवाइजर को भी मैं मिलूंगा, उनको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि देखें ये चीजें टेक्निकल हैं, ये कोई आम आदमी की समझ में नहीं है आएगी, चाहे आप कितना भी किसी को एक्सप्लेन करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस इशू को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक ये पायलट्स रीइंस्टेट नहीं होंगे, और जब तक ये सिविल एविएशन अपना बिहेवियर और अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स द एविएशन सही नहीं करेगी। आई विल कंटिन्यू टू कंटेस्ट दैट। ये कितने पायलट हैं सर जो अफेक्ट हुए इससे टोटल? क्योंकि आपने खास इस पे देखें 262 पायलट थे टोटल, राइट। उसके बाद अब बाकियों की जो चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, अब सिर्फ 82 पायलट्स रह गए, वो है जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई थी। एफआईआर इसी बुनियाद पे हुई थी जो उस वक्त सरवर खान साहब ने कहा था कि इनकी डिग्री या लाइसेंसेज जैली हैं या फेल हो गए थे, टेम्परिंग करके पास हुए? नहीं, एफआईआर इस बुनियाद पे हुई थी कि सिविल एविएशन ने एफआईए को लिखा कि इनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें। ऑन विच ग्राउंड सर? दुनिया में सब, अगर आप मेरी रिपोर्ट पढ़े ना, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि किसी रेगुलेटर ने, चाहे वो अमेरिकन एफए हो चाहे वो यूके का हो, कि उसने किसी एजेंसी को लेटर लिखा हो कि इन पायलट्स के खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर करें। तो इल्जाम क्या था? एफआईए ने मुझे ये बताया कि सलीम साहब ये हमारा कोई इस चीज से ताल्लुक ही नहीं है। तो उन पे किस पे उन इल्जामात थे कि इन लाइसेंसेस जैली थे या इनको फेल हो गए या टेम्परिंग हुई है? नहीं सर, ये हुआ था जी। कि इन्होंने जैसे मैट्रिक में और दूसरे एग्जामों में पेपर लीक किए जाते हैं ना, जी जी। तो इन्होंने सिविल एविएशन वालों ने पेपर लीक किए और इनसे पैसे लिए इन पायलट्स स्टूडेंट से जो कि अपियर हो रहे थे एग्जाम में। ये पायलट्स बनने के लिए जो उसमें एग्जाम हो रहा था, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, पायलट तो बन चुके थे, कई तो पायलट बन चुके थे, उनके एग्जाम होने थे, क्योंकि पायलट्स के सिस्टम में एग्जाम्स आपके होते रहते हैं एवरी टाइम यू गेट अ न्यू लाइसेंस। तो इन्होंने उन पायलट्स के से पैसे लिए सिविल एविएशन वालों ने, और उनको पेपर दिए कि जी आप ये अपियर में आ जाएं, ये पेपर में ये आएगा, ताकि आप जैसे चीटिंग होती है आम पेपर में। और ये कोई पहली चीज नहीं है जो पाकिस्तान में हुई है, ये अमेरिका में हुई है, ये यूके में हुई है, दुनिया के हर मुल्क में हुई है। नहीं, मगर उसका सलूशन सिर्फ एक ही था कि आप उन लोगों को दोबारा अपियर करवाएं, आप उनको कहें जी दिस पेपर, जब आपको ये पता चल गया। मगर इन्होंने जुल्म ये किया इन पायलट्स के साथ कि एफआईए को लिखा कि इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो, इनको अरेस्ट करो। उसमें तो 2 स्टूडेंट पायलट थे जो अभी सीख रहे थे, वो बेचारे जेल में डाल दिए गए। अच्छा सर, ये बताएं, आपने अभी खुद कहा कि इन्होंने ना पैसे दिए उनको सिविल एविएशन वालों को पायलट्स ने एग्जाम के लिए। आप समझते नहीं ये भी जुर्म है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप उसके पैसे दे रहे हैं आप पास कराने के लिए, चीटिंग के लिए, क्वेश्चन लेने के लिए? ये भी तो क्राइम है ना। अगर मैं कहीं पे जाता हूँ पहले से किसी के साथ मिल के पैसे ले। देखें, ये क्लेम कर रहे हैं ना, सिविल एविएशन वाले क्लेम कर रहे हैं। उनको बेचारों को उन्होंने कहा कि तुमने किसको, भाई देखें क्लासरा साहब, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं आपको पेपर दे सकता हूं, मैं आपको इनसाइट दे सकता हूं कि एग्जाम में क्या आएगा, कि वो पागल है कि आपको आके पैसे देगा। ये तो इन्होंने एक रैकेट बनाया सिविल एविएशन में। नहीं तो हमने भी एग्जाम दिए, 10,000 पायलट आपके यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसे क्यों नहीं दिए? ये तो सिविल एविएशन का रैकेट था जिसमें ये बच्चे फंस गए। क्योंकि अगर ये नहीं देते या ये रैकेट नहीं ये चलाते तो इन्होंने रेगुलर एग्जाम देने थे, क्या मसला था उसमें? कोई मसला नहीं था। तो रैकेट तो सिविल एविएशन ने शुरू किया और फंस गए ये लड़के। तो इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है? ये जो 82 के करीब आपने बताया, जमानतों पे हैं, जेल में हैं, या ये कहाँ पे हैं सर? अब तो एफआईआर खत्म हो गई, कुछ बेल पे हैं। तो जब एफआईआर स्क्वाश कर दी कोर्ट ने तो अब सब फ्री है। अब इनका मसला है कि इन्होंने खुद कमेटी में कहा कि जी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये अब एफआईआर है, मैं इनके लाइसेंस रीइंस्टेट नहीं कर सकता। मैंने कहा जी अगर ये एफआईआर खत्म हो जाती हैं आप लाइसेंस, इन्होंने खुद कहा जी विदाउट एनी प्रॉब्लम
वो आज कहा आपने, बात किया आपने, उन्होंने फिर कहा कि नहीं अब नहीं, उन्होंने इस बात को डिनाई भी नहीं किया जो आप कह रहे हैं। उनके नहीं कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो ये कह चुके हैं कमेटी में ऑलरेडी। आपने वो हियरिंग्स अटेंड नहीं की, तो अब वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो बात आपने झूठ बोला कमेटी को, और कमेटी से पूरी एक्सरसाइज कराई, उनसे रिपोर्ट इशू करवाई, वो रिपोर्ट कोर्ट गई, कोर्ट ने उस पर ऑर्डर इशू किया, और आज आप कहते हैं कि जी मैं तो इसको नहीं कर सकता, अब इसमें ये इशू है, अब इसमें इन कैमरा मीटिंग है। वो सब बकवास थी, कोई इन कैमरा की जरूरत नहीं। बहरहाल मैंने तो आज आपको मतलब इनको 10 सालों से मोर देन 10 ईयर्स आज पहली दफ़ा आपको कमेटी मीटिंग में गुस्से में देखा है, लूजिंग टेम्पर देखे और इसी पैशन के साथ बात करते हुए देखे। बहरहाल सर, वी विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस स्टोरी एंड इशू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम मानवी साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, सेनेट दाखिला कमेटी का भी इजलास हुआ और 1,85,000 गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड जो हैं उनके हवाले से इंकशाफ हुआ। जैसे नादरा के कार्ड जाली बने, इसी तरह ही पासपोर्ट भी बने। ये कहना था, ये इतराफ़ था डीजी पासपोर्ट का। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, क्लास साहब इस कमेटी में मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ और सेनेट की दाखिला कमेटी का ये इजलास है। क्लास साहब आप भी मौजूद थे, प्लीज़ वेलकम करते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन अजीज़ साहब जो है ये बेसिकली इसके ये जो इसके इंटीरियर की वो है इसकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वो जो कमेटीज़ हैं, फाइनेंस की कमेटी अभी हमारे साथ सलीम मांडवी वाला साहब पहले थे, तो थोड़ी देर पहले उसके मेंबर भी हैं। सो बड़ी अहम कमेटीज़ के हैं। और मुझे लेट मी से दैट मुझे ये पीटीआई के ये सेनेटर हैं, ये मतलब पीटीआई में से जो मुझे पार्लियामेंटेरियन अच्छे लगते हैं, मोहसिन अजीज़ साहब इज़ एट द टॉप। जितनी मेहनत क्वेश्चनिंग इन्होंने की है ना वहाँ पे, और मुझे हमेशा अफसोस रहा है, अब उनको पता नहीं अच्छा लगे या ना लगे, कि इनको इमरान खान साहब को इन जैसे लोगों को वजीर बनाना चाहिए था, आगे लेना चाहिए था। इतनी बड़े अच्छे काबिल लोग थे इनके पास। सैडली खान साहब की प्रायोरिटीज़ कुछ और रही हैं, वो मुझे आई डोंट नो क्या भी था। तो बहरहाल सर, मैं मोहसिन अजीज़ साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे कहने थे टीवी पे कह रहे थे। सर थैंक यू वेरी मच। आज सर आपकी कमेटी का इजलास था, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम एजेंडे थे। 3 घंटे सर पहले मैंने ये सिविल एविएशन वाली, आप उसके भी मेंबर है मेरा ख्याल है, तो पहले आप और मैंने सिविल एविएशन की 11 से 1 बजे तक वो कमेटी अटेंड की, फिर आपकी शुरू होगी 2 से लेकर 6 बजे तक। तो आज आप और मैं तो कमेटीज़ ही अटेंड करते रहे सर। आज जो बड़े अहम इश्यूज़ थे, पासपोर्ट के हवाले से भी था, वहाँ सेनेट की वो जो हाउसिंग सोसाइटी पे भी था, कोस्टल गार्ड्स उस पे भी था, फिर उसके बाद नादरा के भी आए थे, जनरल साहब तशरीफ लाए थे। सर कुछ ज़रा थोड़ा सा हमें बताएंगे जो उन्होंने ये पासपोर्ट के हवाले से बताएं, इलीगल ये शनाख्ती कार्ड जिसको, या प्लस ये कहा कि पाकिस्तान में यकदम या लोगों ने लाखों की तादाद में पासपोर्ट बनवाने शुरू कर दिए। सर प्लीज़ थोड़ा सा एनलाइटन करेंगे सर हमें। कासम साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स सर, एंड यू ऑलवेज बीन काइंड। ये मिनिस्ट्री वगैरह जो है ये तो ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए जो थोड़ी बहुत खिदमत कर सकता हूँ वो करूँ, और वही मेरा जो है वतीरा है, और वही उसी तरफ मैं चल रहा हूँ, पार्टी लाइन से बालातर होके। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सोच रखता हूँ। आपने मुझे देखा होगा कि हर जगह पे जब मैं जाता हूँ यही कहता हूँ कि व्हेन आई एम सिटिंग इन द कमेटी आई एम अ पाकिस्तानी फर्स्ट एंड देन आई बिलोंग टू एनी पार्टी। हमारे साथ बाज कोलीग्स होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि नहीं यू शुड नॉट से दिस, लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस। हैविंग सेड दैट, ये जो एविएशन कमेटी में बात हुई थी उसमें भी मैंने बात की थी, वो भी आपके सामने है कि मैंने कहा था कि PIA जो है वो हमें सामने अपना एक बिजनेस प्लान लेकर आए, या अपना सर्वाइवल प्लान लेके आए, या सैल्वेज प्लान लेके आए। अगर वो समझते हैं कि जी उसका बिजनेस प्लान कुछ नहीं है तो सर्वाइवल का बताएं, अदरवाइज फिर सैल्वेज का बताएं कि किस तरह से सैल्वेज कर सकते हैं PIA को या नहीं कर सकते। उसी में मैंने ये उनको बताया था कि ये जो रोजवेल्ट होटल की बात है ये हमारे सामने आई है कि ये अगर ये डिक्लेयर हो जाता है एज हेरिटेज प्रॉपर्टी तो देन वी हैव लॉस्ट द केस। फिर आप जिसको मर्जी बेचें आप, वो अगर जब तक वहाँ पे 120 स्टोरी का होटल या प्लाजा या कुछ नहीं बनता उसकी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं निकलेगी। तो वो भी उन्होंने जवाब मुझे खैर बहरहाल नहीं दिया।
आप जो मेंशन कर रहे हैं हमारी ये इंटीरियर कमेटी की, तो आपने हमेशा कवर किया, हमेशा अच्छी बात की है। देखिए सोसाइटीज की जहाँ तक बात है, ये बड़ी जो है अजीब सी बात है कि आपने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 13% लोगों को जो है वो अलॉटमेंट की गई, और उस अलॉटमेंट में भी जो है तकरीबन उसमें से आधे लोगों को जो अलॉटमेंट हुई उन्होंने पोजेशन दिया, क्योंकि वो प्राइसेस उन्होंने मुख्तलिफ कर ली, और इसके बाद जो है लोगों के पैसों को वो लपेट के खा के पी के चले गए। आप सेनेट में सारी आपकी बात काट रहा हूँ ताकि लोगों को प्रॉपर पता चले। आप इसकी बात करें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी पे, जो आज आपने डिप्टी कमिश्नर साहब जो रजिस्ट्रार भी हैं और प्लस जो उस कमेटी के ओहदेदारान भी हैं, जो बुलाया हुआ था आपने कमेटी में, कि ये शिकायत आपके पास आई थी कि सेनेट कमेटी 1996 से ये रजिस्टर्ड है, 2004 से वो एक्टिवेट हुई है, 5 से, और पता ये चला है कि तकरीबन कोई 4,500 के करीब मेंबर हैं, और उसमें सेनेट के जो हैं वो कोई मतलब कोई 300-400 लोग हैं, बाकी के सारे प्राइवेट हैं, वो तो खैर अपनी जगह पे। तो उसमें जो इरेगुलरिटीज़ की चीज़ें थी आप उनका बता रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता हो कि आपने जो बुला कर उनको, ये डिप्टी कमिश्नर साहब को और उनके ओहदेदारान को जो बुलाया हुआ था, जो आपने उस पर क्वेश्चनिंग भी थी कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, इनके क्या मफादात हैं। सर अब प्लीज़ ज़रा, आई एम सॉरी कि मैंने आपको काटा। काज साहब, बात यह है कि ये आपके सब सामीन को, नाजरीन को पता होना चाहिए कि ये जो सेनेट कमेटी है, एक तो उन्होंने उसका जो है उसका ये काम है, लेकिन जो ये सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, ये एक तो सेनेट की उसको एक नाम देने के लिए ये एक नाम उन्होंने दिया था जो कि उस वक्त नहीं रजिस्टर होना चाहिए था, क्योंकि सेनेट कमेटी जब उसको बनाते हैं कि जी सेनेट की ये सोसाइटी है, तो उसमें एक नाम क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है। तो वो इसलिए उसका नाम बाद में चेंज किया गया, जो कि मैं समझता हूँ रब्बानी साहब ने अपने वक्त में इसको चेंज कराया और इसके ऊपर वो हुआ, वो अच्छा ही काम हुआ, क्योंकि कम से कम सेनेट का नाम इसमें बदनाम नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि जिस वक्त भी है 1996 में ये रजिस्टर हुआ, ये गलत नाम रजिस्टर हुआ। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने काम किया, ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन हमने जो यहाँ पे देखा है कि इन्होंने अगर 13% खाली जो है अपने अलॉटीज किए हैं, और बाकी जो है तो ये 87% जो लोग हैं वो आज जो है वो इंसाफ के लिए फिर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है, ये जो लोग हैं जो कि आप अपने आप को प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और फाइनेंस कमेटी का और उसके अलावा जो है मेंबर मैनेजमेंट कमेटी का जाहिर करते हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों आते हैं इस पोस्ट पे, इनको क्या इनके मफादात हैं। तो ये साफ जाहिर है कि अगर उनकी वहाँ ना सैलरी है, ना उनके पास और कुछ नहीं है, वो कहते हैं मैं एक प्लॉट लेके सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी लग गया हूँ, तो ये वो लोग नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और इसमें जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का इसमें पैसा इन्वॉल्व है, और गरीब लोगों के पैसे के ऊपर ये पनप रहे हैं, और गरीब लोगों के पैसे के ऊपर जो है ये सोसाइटीज बनी है और उनको डिलीवरी भी नहीं हो रही। तो इस तरीके के मजालिम इस मुल्क में चल रहे हैं। अब ये केस नैब के पास भी है, ये केस FIA के पास भी है, और इस पे तमाशा ये है कि मेरा अपना एक बिल था 1920 का, जिसको रीरा अथॉरिटी कहते हैं, वो अथॉरिटी बनते बनते रुक गई। आज दिन तक मुझे पता नहीं चला कि वो अथॉरिटी क्यों नहीं बनी, और वो यही अथॉरिटी थी कि इन लोगों को देखे कि इनके पास लैंड अवेलेबल है या नहीं है, और ये अगर लैंड अवेलेबल नहीं है तो ये किस तरीके से अपने मेंबर्स बना सकते हैं और किस तरीके से सोसाइटीज लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर लैंड आपके पास 100 एकड़ है और आप अलॉट कर देते हैं 200 एकड़ का, तो ये जो है ये वो जो है जो अथॉरिटी है उसको चेक करेगा। अच्छा मोहसिन भाई, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि आज बड़ी अहम बात है, मैं उन्हीं में आपको लेना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि होता क्या है। ये बहुत बड़ी सेनेट में अगर ये सब कुछ हो सकता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। आज वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है डिप्टी कमिश्नर साहब मेमन साहब ने दी है, उन्होंने कहा कि सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुल मेंबरान जो हैं वो कुछ 4,500 हैं सर।
इनके अलाटीज जो हैं जिनको मतलब अलाट किया गया है अब तक का या उनको नंबर दिए गए हैं वो 569 है, मतलब 570 के करीब हैं। अब टोटल देखें 4,500 में से सिर्फ जिनको प्लाटों के नंबर मिले हैं वो तकरीबन आपके 570 के करीब हैं, और इनमें से 3,000 या 3,681 को पता ही नहीं है कि उनका प्लाट कहाँ है। और अगली मज़े की बात कि 253 जो मेम्बरान हैं 4,500 में से, अब उन्होंने आके पूरे पैसे दिए हैं 253 ने, और सिर्फ 97 जो हैं उनको प्लाटों का कब्जा दिया गया है सर। टोटल मेम्बरान 4,500, उनमें से सिर्फ जिनको प्लाट दिए गए 97 लोग हैं सर। ये मतलब इट्स ए मैसिव माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं जो आपके सामने लाए गए हैं सर। और जिस पे आपने क्वेश्चन भी किया, आपने पूछा चेयरमैन कमेटी से जो उनके हैं वो जो आए हुए थे उसके उस सेनेट कमेटी के उसके हाउसिंग के, कि आपको कितने नवाफिल का सवाब है जो आप सोसाइटी के सदर बने, आप ये खिदमत खाल क्यों कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आ रही, ना तनख्वाह मिलती है आपके बकौल ना पैसे मिलते हैं, तो फिर क्यों आप सदर बने हुए हैं सर? बिल्कुल यही बात है खासरा भाई कि ये जो है उनके पास का कोई जवाब नहीं है, माँ सिवाय ये कि ये गरीब हमारे जो लोग हैं उनके पैसे के ऊपर ये पनप रहे हैं। ये अलबत्ता ये बात ज़रूर है, ये मैं इसलिए आज बात की क्योंकि वहाँ पे जो है अभी सरफराज मुफ्ती साहब भी वो मौजूद उस वक्त नहीं थे, लेकिन उनके नॉलेज में चला जाएगा। ये गवर्नमेंट जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट आई है, कम से कम इन्होंने कोई अच्छे इकदाम लिए हैं। इनको ये भी देखना चाहिए कि देखें सोसाइटीज़ और ये जो लैंड के जो ओनरशिप है और ये जो यहाँ पे जो 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 ये लैंड डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बदनाम ज़माना आज काम हो गया है। लेकिन इसमें हमें सही और गलत में ये तमीज़ करनी पड़ेगी कि कौन इसमें सही काम कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। कौन 100 एकड़ लेके 200 एकड़ को जो है उसमें अलॉट कर देता है, और कौन जो है 100 एकड़ लेकर उसमें जो है तो उनको पोजेशन देता है, विद इन टाइम देता है। इसमें हमें तमीज़ करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये अच्छे काम बहुत सारे हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको उस कमेटी में भी कहा है कि जिस तरह से ये स्मगलिंग वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी जो ऑयल की जो स्मगलिंग थी और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो स्मगलिंग है, तो इसके लिए मैंने मिनिस्टर साहब को भी कमेंट किया है कि उसमें जो है एक आदमी है जो उसमें जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो आज जो है गौर एजाज बैठे हुए हैं। उन्होंने इसमें अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और वो स्टेप्स लेने के बाद ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और उसकी एडवाइस पे ली है और अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसके बाद ये जो चीजें हैं इनके ऊपर भी स्टेप्स लिए जाए ताकि माफिया खुल के इनको एक्सपोज किया जाए। आज आपकी कमेटी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, बल्कि कामिल अली आगा साहब ने कहा कि जनाब ये जो सामने बैठे हैं मैनेजमेंट वाले जो लोग आए हुए थे कमेटी के, उन्होंने कहा ये तो सारे इन्वेस्टर्स हैं या इनके पीछे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं हम तनख्वाह भी नहीं लेते और यहाँ पे खिदमत खल कर रहे हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आई सर, 4,500 मेंबर हैं इस सेनेट हाउसिंग सोसाइटी के, जिसका नाम भी बदल गया है चले, और ये बिला मुकाबला जब वो इलेक्शन हुए हैं इनके कोई इनके मुकाबले में नहीं था, और पहले जो सेक्रेटरी था वो सदर बन गया, सदर सेक्रेटरी बन गया, जो नायब सदर था फाइनेंस सेक्रेटरी बन, आपस में ओहदे बदल लिए। मतलब 4,500 में कोई किसी ने कम्पीट नहीं किया इनके साथ कि जी हम बनना चाहते हैं, और बिला मुकाबला इलेक्शंस हो गए। और डिप्टी कमिश्नर साहब रजिस्ट्रार साहब इस्लामाबाद के, उन्हें भी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सारा मिल के आपस में बैठ के कभी 2 साल के लिए वो सदर बन जाता है, तीसरे तरह वो आके सेक्रेटरी लग जाता है, सेक्रेटरी सदर बन जाता है। ये तो आपस में कपड़े जूतियाँ बदलते रहते हैं सर। ये बताया गया कमेटी में ये सारे एक ही ग्रुप है, एक ही लोग हैं, ये बैठ के आपस में होते हर 2 साल बाद बिला मुकाबला हो जाते हैं, और करोड़ों अरबों रुपए की ये चीज़ें हैं। और जिनको प्लाट मिले 97, मतलब 4,500 में से ये 1996 की कमेटी है। आप तकरीबन ये कितने साल बनते हैं सर? कोई मेरा ख्याल है कोई 28 साल, 27-28 साल। उसके बाद सिर्फ ये 97 लोगों को प्लाट मिले सर 27-28 साल बाद, और कमेटी वाले कहते हैं जनाब कि वो जो इस मैनेजमेंट कमेटी है वो तो एक दूसरे कपड़े जूते बदल के दोबारा सदर और वो सेक्रेटरी वही बन गए आना पोस्ट। क्लासर साहब, बात यह है कि ये जो आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैंने अगर कमेटी की मीटिंग में ये बात की है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए दी है। यही माफियाज हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने मजालिम के जो है इंतहा कर दी है पाकिस्तान में, और इन्हीं मजालिम की वजह से आज हम इस नैज पे पहुंचे हैं। हमें यही तफरीक जब हम कर पाएंगे और जब हम इसको देख पाएंगे तो आप देखेंगे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क बन जाएगा जो कि इस खित्ते में नहीं पूरे दुनिया में
जो है उसका नाम हो जाएगा इंशाल्लाह सर। लेकिन यही जो मजालिम है जी, ये मजालिम अगर हम खत्म न कर पाए तो ये खाकम बदहान ये मुल्क जो है रहेगा ही नहीं। हमें इस मुल्क को आज बचाना है और हमने यही चीजें करनी है। अब फॉलो अप करते रहें सर, इनके कमेटीज के इजलास में ये फॉलो अप करते रहें। जैसे आज आपने कामल अली आगा साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने ग्रिल भी किया है और बहुत सारी चीजें सामने लाई हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सेनेटर मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।